समझ लीजिए घोड़ा है या एक कुत्ता है, उसे आप किसी गंदी गली से निकाल लीजिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो चला जाए। लेकिन मनुष्य से अगर कहे तो उसके बस का नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक नई चेतना आ गई है। इससे वो गंदगी को देखता है और समझता है और उसे घृणा है। इसी प्रकार जब हमारी ये चेतना प्रकट हो जाती है और हमारे अंदर ही धर्म धारणा हो जाती है, अंदर, बाह्य में नहीं, जबानी दिमाग खर्च नहीं, दिमागी दिमाग खर्च नहीं, कोई इसकी संस्था नहीं, किंतु तो अपने मनुष्य के अंदर ही जब इस धर्म की धारणा हो जाती है तो फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करता। जैसे कि संत साधु कभी गलत काम नहीं करते। अब आपके अंदर जो मैंने कल 6 चक्र बताए थे, वो आप देख सकते हैं कि वो कुंडलिनी के ऊपर में 6 चक्र और कुंडलिनी के नीचे 1 चक्र है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। और कुंडलिनी इसमें बैठी हुई है, ऐसे त्रिकोणाकार अस्थि को हम लोग मूलाधार ही कहते हैं। सो मूलाधार और मूलाधार का चक्र, ये 2 चीजें। अब इस कुंडलिनी का जागरण जब होता है तब अपने आप ही हमारे अंदर पूरी तरह से राजयोग प्रतीत होता है, अंदर, बाह्य में नहीं। जैसे कि मोटर आपने शुरू कर दी तो उसकी मशीनरी कैसे अपने आप चलने लग जाती है, उसी प्रकार जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो जब किसी भी चक्र से गुजरती है तो वो चक्र फिर उस कुंडलिनी के रोकने के लिए एक बंद सा हो जाता है, इसलिए बंद पड़ जाता है। फिर जब वो कुंडलिनी और दूसरे चक्र से गुजरती है तो वहां भी बंद पड़ जाता है, जिससे कि कुंडलिनी नीचे ना आए। ये राजयोग है। लेकिन जब वो विशुद्धि चक्र पे कुंडलिनी आती है तब आपकी जबान भी अंदर की तरफ थोड़ी सी खिंच जाती है, बंद होती है, फिर विशुद्धि से नीचे ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोटर शुरू करने से पहले आप चक्का घुमाना शुरू करो। आजकल के जितने भी जो मनुष्य ने बनाए हैं वो उसी प्रकार के कृत्रिम। मैं कैलिफोर्निया में गई थी, वहां मैंने देखी हमारे हिंदुस्तान के कुछ बड़े अच्छे डॉक्टर्स थे, जिन्होंने अपनी जीभ कटवा ली थी, कटवा के उनकी जीभ ऐसे लटक रही थी। मैंने कहा ये क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ये तो हम लिख के बताया, बोल तो सकते नहीं कि बेचारे। कहने लगे कि हमने खेचरी करने के लिए ये काम किया है। खेचरी कब होती है? जब विशुद्धि चक्र में आकुंचन आ जाता है। मैंने कहा कि ऐसे बाह्य से खेचरी करने से कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपने मुंह में ऐसे अंदर धकेल देते हैं और धकेल करके रोकते, पर कुंडलिनी तो है नहीं, इस चीज को आप रोको। तो ये जो आजकल का राजयोग है ये दूसरी कृत्रिम क्रिया। उसी प्रकार हठयोग के मामले में भी मैं कह सकती हूँ, हठयोग भी कभी करना चाहिए जब कुंडलिनी का जागरण है। माने जिस वक्त कुंडलिनी जिस चक्र में चल रही है और उसमें जो कोई दोष हो और वो भी कोई शारीरिक दोष हो, तब आपको कोई आसन लगाना चाहिए। हठयोग में अष्टांग है, उसमें से नम यम नियम बहुत थोड़ी सी चीज है और उसमें से भी एक ये व्यायाम भी थोड़ी सी। लेकिन हम लोग जिस तरह से हठयोग करते हैं, जैसे कि सारी दवाइयां हम अपने मुंह में लें, उसी प्रकार प्राणायाम की भी बात। आपने प्रश्न पूछा है प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जो है ये भी एक कृत्रिम ही तरीके से हम लोग करते हैं। इस वक्त आपकी कुंडलिनी चढ़ती है, अगर आप ये अंदर राइट साइड की शक्ति कम हो जाए, क्षीण हो जाए, तब हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, पर सूझबूझ के साथ और समझ के साथ। इसका एक साइंस है। और आप बेकारी में अगर प्राणायाम करें तो हो सकता है कि आपको अनेक तरह की व्याधियां हो जाए और आप एकदम शुष्क हो जाए। इतने शुष्क हो जाएंगे कि आपके अंदर कोई भावना नहीं रहे। और हो सकता है कि आप शादीशुदा हो तो आप अपने वाइफ को भी छोड़ दें, बच्चों को भी छोड़ दें और सोचे कि मैं बड़ा भारी साधु सन्यासी। इस तरह का असंतुलन जीवन में आ जाता है
और इसलिए कोई सी भी बात आंख मूंद करके करना बिल्कुल बेकार है। जिस वक्त किस चीज की जरूरत होती है वो सिर्फ कुंडली के जागरण के बाद ही जानी जाती है कि आज कुंडली उनके कौन से चक्र पे गई और कहाँ गई। जैसे अभी हम मोटर से आ रहे थे, आते वक्त बीच में रास्ता रुक गया, तब हमें पता हुआ कि इस जगह रास्ता रुका है और इस जगह क्या करना चाहिए। और जब आप घर से निकले ही नहीं, आप घर में ही बैठे हुए हैं और बेकार के आप आयाम व्यायाम कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? उससे नुकसान ही हो जाएगा और तकलीफें हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम का संबंध सहयोग से तब बनता है जब इसकी जरूरत हो। ये उपाधियां हैं, बात जरूरत हुई तो कोई लोगों को हम जरूर प्राणायाम बताते हैं जिनकी की राइट साइड बिल्कुल ही कमजोर हो गई। अब आप देखिए, मैंने कल कहा था कि अब चक्रों के बारे में बताया है, वो तो आप किताब से भी देख सकते हैं कि हमारे 6 चक्र क्या कार्य करते हैं और इन चक्रों के कारण हमें क्या क्या लाभ। उसी प्रकार हमारे अंदर 3 नाड़ियां। पहली नाड़ी जो है जिसे कि हम महाकाली की नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देते हैं, और जो राइट साइड की है जिसे हम महासरस्वती की नाड़ी कहते हैं, वो हमारी राइट साइड की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देती है। और जो बीच की नाड़ी है जिसे हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देती है। अब ये 3 सिस्टम में डॉक्टर लोग फर्क नहीं करते कि लेफ्ट साइड जो है और राइट साइड को एक ही समझते, ऐसी बात है। लेफ्ट साइड जो है वो सिर्फ हमारी भावनाएं, हमारे इच्छाओं को पूरा करती है। इसलिए इसे हम कहें कि इच्छा शक्ति की लेफ्ट साइड ये ईड़ा नाड़ी है, ये सूक्ष्म में ईड़ा नाड़ी है, और ये लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ हमारा भूतकाल है, जो कुछ बीत गया, जब से हमारा संसार बना है तब से लेकर आज तक का जितना भूतकाल है वो लेफ्ट साइड में इसके साथ समाहित। अब राइट साइड की जो नाड़ी है इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी जो है ये हमारे शारीरिक और मस्तिष्क के जितने काम है, सोचना विचारना आदि के कार्य करता है। इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और ये हमारे भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, तब ये कार्यान्वित होता है। मध्य की नाड़ी जो है ये इन दोनों को संतुलन को रखती है। जैसे कि आप बहुत जोर से दौड़े तो आपके हृदय के ठोके बढ़ जाएंगे, लेकिन वो हृदय के ठोके बढ़ने के बाद जब आप शांत हो जाते हैं तो किस तरह से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, किस तरह से फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक का काम है। माने ये जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसका। और आपकी जब कुंडलिनी जगती है तो वो इस सुषुम्ना नाड़ी में जो बिल्कुल अंतरतम नाड़ी है जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से जा और जा करके एक बाल की जैसी ये शक्ति ऊपर जा करके ब्रह्मरंध्र को छेद, उसको छेदन होते ही ऊपर से ये जो परम चैतन्य बहने लगता है और उससे आपके जो संकीर्ण चक्र हैं वो खुल जाते हैं, और खुल जाने से और भी नाड़ियां ऊपर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है जिसकी सूक्ष्म सृष्टि है और जिसे हमने आज तक जाना नहीं। ये जानना हमारे उंगलियों पर होता है। हम उंगलियों पर इन्हें जानते हैं, हाथों में चैतन्य की लहरियां बहने शुरू हो जाती है। श्री शंकराचार्य ने इसे कहा है सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है, और ये ठंडी ठंडी हवा ये हमको बताती है और जताती है कि हमारे अंदर कौन से दोष है और दूसरों के अंदर कौन से दोष है। यहाँ तक कि जब हमारा ब्रह्मरंध्र छेद होता है तो हमारे सर से भी ठंडी ठंडी हवा है, और जब तक इसका हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं सकेंगे कि ये ठंडी हवा क्या चीज है और इसे क्या प्राप्त हो। हमारे अंदर जो ये 2 नाड़ियां हैं, लेफ्ट एंड राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जब मनुष्य हमारे अपने भूतकाल के बारे में सोचता है और हर समय दुखी रहता है और अपने को एक तरह से बहुत न्यून समझता है, उस वक्त हम इस नाड़ी पर गिरते 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 ऐसी दशा में चले जाते हैं जिसे हमें कहना चाहिए कि सामूहिक शुद्ध चेतन, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में होते हैं। और इस वक्त हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे कि हमें बहुत मानसिक त्रास हो, जो बहुत डिप्रेसिव लोग होते हैं, इनको की एपिलेप्सी की बीमारी हो जाती है और जो लोग पागल हो जाते हैं, ये सब इसी नाड़ी के कारण। राइट साइड की नाड़ी वो होती है जिस वक्त हम बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं या बहुत शारीरिक श्रम करते हैं। बहुत ज्यादा सोचने समझने से हमारे अंदर बहुत असंतुलन आ जाता है। इस प्रकार के चक्र है, वो समझ लीजिए कि मेरे बीचों बीच हाथ में ये चक्र है और ये लेफ्ट और राइट साइड की चक्र। अब धीरे धीरे हम राइट साइड में अगर चक्र को खूब खींचे या लेफ्ट में खींचे तो ये संकीर्ण होते जाएंगे। संकीर्ण होने से आपकी शक्ति भी क्षीण होती जाएगी। अगर इसी वजह से ये ऐसा हो कि आघात से लेफ्ट साइड या राइट साइड से तोड़ दे तो आपका संबंध जो वेन्स है उससे टूट जाए। अब बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, लीवर की बीमारी हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है, इतना ही नहीं और ब्लड प्रेशर, टेंशन वगैरह होता है। इसका एकमेव कारण ये है कि आजकल का जीवन, आजकल के जीवन में हमें बहुत संघर्ष से रहना पड़ता है। कलयुग ऐसी चीज है, इसमें बहुत संघर्ष करना होता है और इस संघर्ष में मनुष्य बहुत सोचता है, अपने आगे की बातें सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। इस सोच विचार से आपकी जो एक ही चक्र है जिसे हम कहते हैं यहाँ स्वादिष्ठान चक्र, इस चक्र को एक कार्य बहुत जरूरी करना है और वो कार्य ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उनको बार बार इसी तरह से पूरा करें, क्योंकि जब हम बहुत सोचते हैं तो ये ग्रे सेल्स खत्म होते जाते हैं और उसके जगह हमें ग्रे सेल्स आते हैं। तो इसलिए जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है कि सारा ध्यान इस चक्र का, स्वादिष्ठान चक्र का जाता है सिर्फ एक ही काम के लिए कि वो किसी तरह से ग्रे सेल्स बदलते हैं। अब उसमें एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बाकी की जो काम है वो कौन करे। बाकी के काम में आपका लिवर, आपका पैंक्रियास और आपका स्प्लीन, आपकी किडनी और इसके अलावा आपका कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन्स का, ये सब देखेगा कार्य इसी चक्र को करना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल नगण्य हो जाती है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको पहले तो लिवर की बीमारी हो जाती है। लिवर की बीमारी के बारे में डॉक्टर लोग खास जानते नहीं और न ही इलाज कर सकते हैं। जब तक आप उस हालत में न पहुंच जाए कि आप मरने वाले हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि अब आपको सिरोसिस होगा, आप 1 महीने में मर रहे। अब ये जो लिवर की बीमारी है इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ सहयोग। सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इस संकीर्ण हुए इस चक्रों को फिर से जोड़ देती और उसको फिर से खोल देती। उसकी वजह से शक्ति फिर से उसके अंदर आ जाती है और कुंडलिनी स्वयं ही उस चक्र को प्लावित कर देती है, जिससे ये चक्र जो है पूरी तरह से कार्यान्वित होते हैं और फिर से आदमी नॉर्मल हो सकता है। अब दूसरे जो है जिसमें से आप सोचिए कि पैंक्रियास के कारण इसका पैंक्रियास चल नहीं सकता, क्योंकि उसके तरफ ये स्वादिष्ठान चक्र देख नहीं सकता। इस कारण मनुष्य को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी बहुत कॉमन है शहरों में, देहातों में। हमारे उधर महाराष्ट्र में तो अगर आप देहात में जाएं और उनसे कहिए कि चाय बनाओ तो कम से कम वो इतनी शक्कर डालेंगे कि उसमें जो है चम्मच ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए।
नहीं तो कहेंगे क्या चाय बनाई थी क्या। इतनी वो लोग शक्कर पीते हैं और उनको कोई डायबिटीज नहीं। ये डायबिटीज सिर्फ सोचने चाहने वालों को, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को ज्यादा कर देता है, क्योंकि वो बहुत प्लानिंग करते रहते हैं और उनका जो पैंक्रियाज है उधर ध्यान देने के लिए स्वादिष्टान चक्र में कोई शक्ति नहीं रह जाती। ऐसे ही लोगों को डायबिटीज हो। अगर किसी तरह से ऐसे लोगों में संतुलन लाया जाए तो फिर उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ये हमारे स्पीड की वजह से हो सकता है। अब जिस मनुष्य का आजकल के जमाने में जीवन है एक तरह से बड़ा ही उथल पुथल वाला है। सवेरे के साथ आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते ही आपको एक शॉक पड़ता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके कोई सी भी इमरजेंसी के लिए उस वक्त कोई ऐसी खास चीज हो जाए तो वो जागृत हो जाता है। तो आपने अखबार में भयंकर कोई चीज पढ़ी, एकदम शॉक करता है। ये मनुष्य जो है बहुत नाजुक चीज है, ये कोई लोहे से बनी हुई चीज नहीं है। तो उस शॉक के कारण क्या होता है कि आपकी जो लिहा है, जो आपका स्प्रीन है, जिसे कि खून पहुंचाना, जो चाहता है कि खून पहुंचाए, तो वो खून नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके अंदर जितनी शक्ति होती है पहले ही खत्म हो गई हो। इतने तरह तरह के इस तरह के शॉक दिन भर हम लोग खाते रहते हैं और उस शॉक के कारण वो जो इतनी कमजोर हुई लिहा होती है, स्प्रीन होती है, वो थक जाती है और थक जाने के बाद ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो आजकल के जमाने में चल रहे हैं, हमारे बहुत असंतुलन का जीवन हो गया है। इस वक्त कुंडलिनी जागरण से ही हम अपने चक्रों को प्लावित कर सकते हैं। और भी इसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, सब इसी की वजह से होते हैं। और मनुष्य को चाहे कि वो अगर इस चीज को थोड़ा सा भी समझ ले कि हमारे अंदर संतुलन है और इस संतुलन को हमें ठीक करना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आप जान लीजिए कि आप हर तरह से ठीक हो सकते हैं। आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं और आप दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। अब दूसरी जो है हमारी लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, उस नाड़ी के बारे में भी ये कहना है कि जो मनुष्य रात दिन रोते रहे। आज किसी ने मुझसे पूछा था प्रश्न कि वहाँ बंगाल में इतनी कला है, देवी का इतना कार्य हुआ, फिर यहाँ इतनी गरीबी क्यों? इसका एकमेव कारण यह है कि यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक तो मैंने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा, कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा जितना यहाँ पर ब्लैक मैजिक है बंगाल। और ये जो काली जादू चलती है इसके लिए अनेक गुरु लोग तैयार हैं और ये गुरु लोग यही काम करते रहते हैं कि आपने कुछ मंत्र डाल दिया, ये कर दिया, यहाँ पैसा दो, ये करो, दुनिया भर की चीजें। और काली जी के विरुद्ध, काली के अवतरण के बराबर विरोध में ये लोग कार्य करते रहते हैं। इस काली विद्या के कारण ही आज आपका देश इतना गरीब है। अगर इस काली विद्या को आप उखाड़ फेंकिए तो देखिए कि लक्ष्मी का वास आ जाए। एक तरफ से अगर काली विद्या अंदर आ गई, दूसरी तरफ से लक्ष्मी जी चली जाए। उसी प्रकार एक तरफ से अगर बोतल शराब के अंदर आ जाए तो भी लक्ष्मी जी बाहर चल जाए। और काली विद्या से तो ऐसी भागती है, इसलिए आपको मालूम होगा कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो उस रात्रि को सब दूर हम लाइट जला के रखते थे। इस काली विद्या से भी बहुत लोग यहाँ पर बीमार, जो भी मुझे मिलता है 10 में से कम 8 आदमी जो है वो इस काली विद्या से ही परेशान। किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, कोई मंत्र करता है, कोई किसी के पास जाता है। इसलिए आपको अगर सत्य को खोजना है और अपना अगर आप हित चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बंगाल देश पीछे हो जाए, तो पहले कोई भी प्रकार की काली विद्या, तांत्रिक, ये वो गुरु सबको आप खत्म करें और आप स्वयं ही गुरु हो जाए। आप स्वयं ही अपना गुरु होकर अपना हित कर सकते हैं, अपने घर वालों का हित कर सकते हैं और सब कुछ ही कर सकते हैं। जो आदमी इन तांत्रिकों को उपयोग में लाता है और दूसरों पे भी आक्रमण करता है, ऐसे भी मैंने केस देखे, वो लोग भी खुद इसमें प्लावित हो जाते। इससे आपकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है और लेफ्ट साइड पकड़ जाने से अनेक लोग जिसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं वो आ सकते हैं।
इसमें से